हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं एंड टॉपिक का नाम है सेविंग्स। आप हर जगह सुनते हैं कि अर्न करना है, फिर सेव करना है, उस सेविंग्स को किसी इन्वेस्टमेंट में लगाना है। तो आज हम उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि सेविंग क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे हम पैसे लगा सकते हैं और ये सब करने की हमको जरूरत क्या है। आई एम जीना अग्रवाल। लेट्स बिगिन विद the discussion. Let me share my screen with you. I hope the screen is visible to you. फ्रेंड्स, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को आपको कहीं ना कुछ पोर्शन सेव करना भी चाहिए। क्यों सेव करना चाहिए हमको? क्योंकि कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जब आप अर्न करने की कैपेसिटी में ना रहें। हो सकता है आपके बिजनेस में आपकी सेल्स डाउन हो जाए, हो सकता है गॉड फॉरबिड कि आपकी जॉब चली जाए, कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज आ जाए, कुछ डिजीज आ जाए, किसी रीजन से आपको अपने होम टाउन जाना पड़े, या लेट से अभी जैसे कोरोना का पेंडेमिक हुआ, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारी जो रेगुलर अर्निंग्स है उसमें कुछ इश्यूज आ जाएं और हम अर्न नहीं कर पाए। तो ऐसे टाइम पे क्या चीज काम आएगी? जो हमारी पुरानी सेविंग्स करी हुई है वही हमारे काम आएगी। अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास बहुत सारी सेविंग्स है और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत सारा गोल्ड सिल्वर और सब कुछ छोड़ रखा है। अगर आप सेल्फ मेड है तो आपके पास अपनी सेविंग्स होनी ही चाहिए। तो ये तो हर कोई मानेगा कि सेविंग्स मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी मैं रिटायर भी होंगी, उस टाइम मैं अर्न नहीं करूंगी लेकिन मैं स्पेंड तो करूंगी। फ्यूचर में मुझे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए देखना है, मैरिजेस के लिए देखना है, मुझे अगर कहीं फॉरेन टूर के प्लान करनी है उसके लिए मुझे सेविंग चाहिए। तो सेविंग तो करना है, इस बात पे तो आप भी मुझसे एग्री करेंगे। और अगर एग्री नहीं कर रहे तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि सेविंग क्यों नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आता है वो है कि मुझे कितनी सेविंग करनी चाहिए, हाउ मच सेविंग इज सफिशिएंट। तो अब ऐसे तो कोई मुझे बोलेगा जितना कमा रहे हो पूरा ही सेव कर दो, लेकिन मैं पूरा सेव कर दूंगी तो मैं अपना हाउस एक्सपेंसेस कैसे चलाऊंगी? तो वो तो कोई एक इनवैलिड आंसर हुआ कि पूरा ही सेव कर दूं। तो मुझे कुछ पोर्शन सेव करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो मेरे डेली एक्सपेंडिचर में खर्च होगा, कुछ मुझे सेव करना चाहिए। आइडियली अगर मेरी हिसाब से मैं सोचूं तो मुझे 25 से 30% एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ माई टोटल अर्निंग को सेव करना चाहिए। और इसको मुझे कंपल्सरीली सेव करना ही चाहिए। मुझे ऐसा सोच लेना चाहिए कि जैसे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है वैसे मुझे अपने फ्यूचर के लिए भी सेविंग कंपल्सरीली करनी है। तो जितनी भी मेरी अर्निंग है, फिर भले से 5,000 पर मंथ हो, चाहे 50,000 पर मंथ हो, चाहे 2 लाख पर मंथ हो, जो भी मेरी इनकम हो, मुझे मेजरली 20, 25, 30% उसमें सेव करना चाहिए। और मैं अपनी लाइफ में जितनी अर्ली एज में अपनी सेविंग स्टार्ट कर दूंगी उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ये बात हो गई कि 25 से 30% तक मुझे अपनी मंथली इनकम में से सेविंग करनी चाहिए। अब आपने पैसा अलग रखना भी शुरू कर दिया, अब आप उसको किस तरह से सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले अगर मेरी निगाह में देखा जाए तो मुझे एक अच्छी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी चाहिए। और लाइफ इंश्योरेंस भी डेप्थ में जाऊंगी तो बहुत सारी चीजें हैं। कुछ एंडोमेंट फंड होता है कि मैं 15-20 सालों तक प्रीमियम पे करूंगी और उन 20 सालों के बाद मेच्योरिटी के टाइम अगर मेरी डेथ नहीं हुई तो मेच्योर होके वो कुछ सम अश्योर्ड कुछ और प्रीमियम पॉइंट्स मुझे मिलाकर एक लमसम अमाउंट मुझे ही मेच्योरिटी पे मिल जाएगा। ये होता है एक एंडोमेंट प्लान। दूसरा एक प्लान और होता है जो ईयरली प्लान चलता है कि इस ईयर का सपोज मैंने पॉलिसी ली है 10 लाख रुपीज की, उसका जो भी प्रीमियम है, लेट से 15 या 20 हजार रुपए है या 10 हजार रुपए है, वो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पे कर दिया। तो गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कभी हो जाता है कि मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे नॉमिनी को उस इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर उस पूरे साल भर में मेरी डेथ नहीं होती है तो जो मैंने प्रीमियम पे कर दिया वो मेरा एक्सपेंस हो गया, वो जीरो हो गया, उसका कोई भी बेनिफिट ना मुझे मिलेगा ना मेरे नॉमिनी को मिलेगा। तो ऐसी जो पॉलिसी होती है, ईयरली पॉलिसी होती है, ये हमको एक जरूर से लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस को आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए कि मुझे एक मेच्योरिटी पे कुछ एक अमाउंट मिलेगा, क्योंकि उसके रिटर्न्स कम होते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए है, इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि अगर अचानक से आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली के लिए कितना अमाउंट उचित रहेगा एक बार उनको संभलने के लिए। ऑफ कोर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, इमोशनल लॉसेस का कोई रिपेयर नहीं होता है। तो आपने वो फिगर कैलकुलेट किया कि 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख, जो भी इतना अमाउंट होगा तो उनके लिए ठीक रहेगा। उतने अमाउंट के लिए आप अलग अलग कंपनी से इंक्वायर करें और उसका ईयरली पॉलिसी ले लें कि उस साल के आप 10,000 या 20,000 वॉटेवर भर रहे हैं, उस साल में कुछ मिस हैपनिंग हुई, आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। कुछ नहीं होता है तो वो एक खर्चा होके खत्म हो जाएगा। ऐसी पॉलिसी आपको जरूर लेनी चाहिए, उसकी डेट नोट करके रखना चाहिए और हर साल उसको लेते रहना चाहिए। दिस वुड बी माय सजेशन। हो सकता है आप उससे डिसएग्री करते हो कि नहीं मुझे तो एंडोमेंट प्लान चाहिए। एंडोमेंट प्लान में मेच्योरिटी पे आपको कुछ पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन उसका प्रीमियम और ज्यादा हैवी होता जाएगा। तो कई बार होता है कि हम पॉलिसी लेते हैं, कुछ सालों तक चलाते हैं, उसके बाद हम उसका पेमेंट करना बंद कर देते हैं, कई बार वो लैप्स भी हो जाती है। तो हम ये कह रहे थे कि सेविंग करना है, सेविंग में से सबसे पहले मुझे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को प्लान करना है। सेकंड मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप एक मेडिक्लेम पॉलिसी लें। मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों ली जाती है, वैसे तो आजकल सभी को पता है, आपको भी पता ही होगा, बट स्टिल आप कभी बीमार होते हैं, आपको कोई डिजीज होती है, तो उसके लिए जो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं उसके लिए हम एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी भी अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, इसमें कई राइडर्स भी होते हैं, कई क्रिटिकल इलनेस कवर भी होती है, कई नहीं भी कवर होती हैं। आजकल कोरोना के लिए भी स्पेशल पॉलिसीज आ गई हैं, लोग उसको भी खरीद रहे हैं। तो एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर अचानक से आपको कोई मेजर डिजीज हो जाती है तो उसका एक्सपेंडिचर इतना हैवी होगा कि जो आपकी मंथली इनकम है माइट भी आप उससे कवर ना कर पाए। एंड प्लस अगर आप जॉब पे नहीं जाएंगे या बिजनेस में आप कम ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट्स कम होंगे। आप सैलराइड हैं, जॉब पे नहीं जाएंगे तो आपके पैसे वैसे भी कटेंगे। तो आप उस बीमारी को कैसे टैकल करेंगे, इसके लिए आपने जो सेविंग्स की है उसमें से एक मेडिक्लेम पॉलिसी आपने ली। अगेन यहाँ पे मैं आपसे सलाह दूंगी कि आपको ये देखना है कि कितने रुपए की वो मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की तो वो पॉलिसी होनी ही चाहिए। आप सब कंपनीज में इंक्वायर करें और अपनी सेविंग से सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, उसके बाद आप एक मेडिक्लेम पॉलिसी भी ले लेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि किसी भी समय आपके पास कुछ एक इमरजेंसी का लिक्विड फंड होना चाहिए। लिक्विड फंड से मेरा मतलब है या तो वो कैश में ही हो, या फिर वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा हो, या किसी भी ऐसी जगह लगाया हो जहां से आप इमीडिएटली इन अ डे और इन 2 डेज मैक्सिमम आप अपने पैसे को एनकैश कर पाए। ऐसा इसलिए जरूरी होता है, लेट से आपके पास पैसा आया, आपने एक प्लॉट खरीद लिया, अब आपको कुछ इमरजेंसी आई तो आपका प्लॉट तो एक दिन में बिकेगा नहीं। आपने गोल्ड ले रखा है 10 लाख का, तो वो गोल्ड एक दिन में बिकेगा नहीं, वो ज्वेलर आपको कैश नहीं देगा। तो हम क्या चाहते हैं कि आपकी सेविंग में से कुछ एक इमरजेंसी का लिक्विड फंड अलग से रखा हुआ हो, जो कभी भी किसी भी मुसीबत के समय आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर पाए, इजीली उसको यूज कर पाए। तो इस लिक्विड फंड को मैं कहाँ पे रखूंगी? कुछ अमाउंट मैं कैश में रखूंगी, कुछ मेरे बैंक में सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में छोड़ के रखूंगी। यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें, अगर सैलराइड है तो आपका तो सेविंग अकाउंट ही खुलेगा, उसमें बैंक से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके पास करंट अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी है, डिफरेंट अकाउंट है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी एक्स्ट्रा पैसा करंट में नहीं रख के सेविंग में रखेंगे, क्योंकि सेविंग में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा। करंट अकाउंट में बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट का कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट, जो भी 3-4% आजकल चल रहा है, वो आप लेना चाहेंगे, इसलिए हम उसको सेविंग बैंक में रखेंगे। कुछ हम हार्ड कैश के रूप में ही रखेंगे। कुछ बैंक्स ऐसी हो गई हैं आजकल जो ऑनलाइन एफडी की फैसिलिटी दे रही है कि आपने बैंक में ही एफडी कर दी, आप उसको ब्रेक करेंगे तो हार्डली 24 आवर्स या 12 आवर्स या 48 आवर्स में वो कैश आ जाएगी। तो आप ऐसी जगह पे भी इमरजेंसी लिक्विड फंड रख सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स में हम रख सकते हैं, लेकिन वो म्यूचुअल फंड के अंदर उसकी वोलेटिलिटी रहेगी, तो वो पैसा कम ज्यादा होता रहेगा, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। हो सकता है जिस टाइम आपको इसकी जरूरत हो उस टाइम उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू बहुत गिरी हुई हो। तो हम ये वाले फंड को किसी म्यूचुअल फंड या शेयर
या ऐसी कोई जगह जैसे कि गोल्ड, प्लॉट, इन सब में नहीं रखेंगे। इसको हम कैश या बैंक एफडी ऐसी ही जगह रखेंगे जिसमें कोई लॉक इन नहीं है, हम जब चाहे उसको ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, फिर मेडिक्लेम पॉलिसी लेंगे, फिर कुछ इमरजेंसी लिक्विड फंड हम रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो सेविंग है वो आपका हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से आपने वो पैसा कमाया है। तो इसका कुछ प्रपोर्शन हम ये चाहते हैं कि भले ही मुझे उस पर कम रिटर्न मिले, कम इंटरेस्ट मिले, लेकिन उसमें रिस्क भी कम हो। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत रिस्की जगह पे अपना सारा पैसा लगा दिया। आपने अपने 5 लाख रुपए शेयर बाजार में लगा दिए, अब मार्केट डाउन होता जा रहा है, आपके 5 लाख की कीमत रह गई 4.5 लाख, 4.5 लाख से 4 लाख। आप हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कितने लॉस को बुक कर ले, और वो 1-1.5 लाख का लॉस सहन करके कैश में कन्वर्ट कर लिया। एंड प्लस आपको ये चिंतित है आपके फ्यूचर में क्या होगा, व्हेन यू गेट ओल्ड, व्हेन यू आर नॉट अर्निंग, व्हाट विल हैपन। तो हमको ये करना है कि कुछ ना कुछ प्रपोर्शन हमको सेफ जगह पे लगाना है। अब ये सेफ जगह क्या हो सकती है? सेफ जगह हो सकती है आपने अपना एक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोल लिया, सेफ जगह हो सकती है बैंक में एफडी कर दी, सेफ जगह हो सकती है कि आपने किसान विकास पत्र ले लिया, आपने एनएससी ले ली, आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लिए। क्योंकि इन जगह पर अगर आपने 50,000 रुपए लगाए हैं तो 50 से कम तो कभी भी नहीं होंगे, 50 से ऊपर ही मिलेंगे। और ऊपर भी कितने मिलेंगे आपको पहले से पता है कि बैंक एफडी में 4% मिलेगा, प्रोविडेंट फंड में 8% मिलेगा, या एनएससी में 7% मिलेगा। ये सारे मैं प्रपोज्ड और रीसेंट रेट्स बता रही हूँ, माइट बी कि अभी एग्जैक्ट रेट थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज हो गया हो। तो हमको ऐसी जगह पे पैसा लगाना है जहां पे जो मेरा प्रिंसिपल है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे बढ़कर ही मिलेगा, 5% या 10% या वॉट, लेकिन मेरे प्रिंसिपल पे कोई रिस्क नहीं होगी। और ये बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? आपके पीस ऑफ माइंड के लिए जरूरी है। अगर आपने अपना पैसा कहीं लगाया और आप रात को सो भी नहीं पा रहे, आपको यही टेंशन है कि मेरा सारा पैसा उस जगह लगा हुआ है जहां पे वो डाउनफॉल भी आ सकती है, तो हमको ऐसी जगह नहीं लगाना है। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट जम रहा होगा। जम रहा है तो आपको जरूर से मेरे चैनल, इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसा पैसा है जो मैंने सारी चीजें सिक्योर करने के बाद भी बचा लिया है। कुछ पैसा मैंने इमरजेंसी फंड के लिए रख लिया, मेडिक्लेम में लगा दिया, इंश्योरेंस में लगा दिया, कुछ लिक्विड पैसा मैंने रख लिया, कुछ मैंने सेव जगह भी लगा दिया। अब मेरे पास जो पैसा है जिसको कि मैं रिस्क पे लगा सकती हूँ, तो जितनी ज्यादा मैं रिस्क लेने को तैयार होंगी उतनी ज्यादा मुझे रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अब इस पैसे को मैं कहाँ लगाऊंगी? अगर मैं डायरेक्टली शेयर मार्केट को वॉच कर सकती हूँ, उसको समझती हूँ और उसके हिसाब से काम कर सकती हूँ, उसको टाइम दे सकती हूँ, तो मैं डायरेक्टली शेयर्स में खुद एज ए इन्वेस्टर लगाऊंगी। अगर मैं नहीं समझती हूँ इतना, या मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगी। उसमें भी मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकती हूँ कि हर मंथ मेरे अकाउंट से इतना इतना पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा और इस म्यूचुअल फंड की यूनिट बाय होती जाएगी। और जब मुझे जरूरत होगी मैं म्यूचुअल फंड में अप्लाई करके उसको भी ब्रेक कर लूंगी, और उसमें से भी मुझे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इसमें वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि आपने हर साल हर महीने 5-5 हजार लगाए, साल में 60,000 लगा दिए, तो अगले साल की बिगनिंग में आप जब भी पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको 60,000 मिलेगा ही मिलेगा। क्वाइट पॉसिबल वो 60 से बढ़ के 80 हो गया हो, या वो 60 से घट के 40 भी हो गया हो। तो मैं अपनी एपेटाइट को देखते हुए कुछ लिमिटेड फंड को हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में लगाऊंगी और इसके थ्रू मैं अपना काम करूंगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात है कि जब आपके पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तब आप किसी प्लॉट में, किसी फ्लैट में, किसी जमीन में, एग्रीकल्चर प्लॉट में, यहाँ पे भी पैसा लगा सकते हैं। एक और अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड, लेकिन गोल्ड के लिए आपके पास कुछ एक अमाउंट होना चाहिए, उसी अमाउंट का आप हार्ड गोल्ड खरीद सकते हैं। और आजकल गोल्ड के भी रिप्लेसमेंट आ गई है कि सरकार ने गोल्ड की बॉन्ड्स स्टार्ट कर दी है, तो आप वो बॉन्ड्स में भी खरीद सकते हैं, उसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, एंड जो आपकी गोल्ड खरीदी गई है वो भी एक डीमैट फॉर्म में जमा रहेगी। तो जब मेच्योरिटी होगी उतनी क्वांटिटी आपको वापस मिल जाएगी,
प्लस आपको इतने टाइम में इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, और जब बाद में आपको क्वांटिटी नहीं मिलेगी उस रेट से आपको अमाउंट मिल जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपनी सेविंग्स को प्लान करना है। लेकिन अब एक और बात आती है कि मुझे सेव तो करना है, लेकिन सेव तो तब करूंगी जब मैं अर्न करूंगी। तो सबसे पहले मुझे अर्निंग स्टार्ट करनी है। अर्निंग स्टार्ट करने के लिए मुझे जो भी चीजें चाहिए, कि मुझे अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा एक्सपोजर चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छी अच्छी डिग्रीज चाहिए, या फंड्स चाहिए जिससे कि मैं अपना न्यू वेंचर, नया बिजनेस, नई फैक्ट्री स्टार्ट कर पाऊँ। मुझे उन सब चीजों पे ध्यान देना है। फिर जब मेरी अर्निंग होने लगेगी तो उस अर्निंग से मुझे सेविंग्स करना है, और सेविंग से फिर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट मुझे इस प्रकार से करना है कि पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उस पर मैं इन्वेस्ट करूं, उसके बाद मैं कुछ पोर्शन को म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है, गोल्ड है, लैंड है, इन सब के लिए भी मैं रखूंगी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि आपको ये नहीं भूलना है कि कल की सेविंग के लिए, कल के फ्यूचर के लिए आप आज ही जीवन जीना छोड़ दें। आज भी हमको लाइफ को उतना ही एंजॉय करना है, स्पेंड करना है। एक किसी कॉमेडियन का मैंने सुना था कि मुझे तो कॉलेज जाने के लिए बाइक ही चाहिए ना, कि एफडी के ऊपर सवार होके मैं कॉलेज जाऊं। तो बात एकदम सही है कि आप केवल एफडी एफडी करे जा रहे हैं, या गोल्ड ही गोल्ड खरीदे जा रहे हैं, लेकिन जो आपकी डेली नीड्स है उसके लिए तो आपको बाइक चाहिए या कार चाहिए, तो आपको वो भी मैनेज करना पड़ेगा। सो that's all from my side, whatever I wanted to deliver. I hope you have liked it. Thanks for watching. Have a good day.